आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक को करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फूड। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि सीटेट एग्जाम डेट आ चुकी है जो कि 8 फरवरी को है। ठीक है, तो आपसे सीबीएसई किस प्रकार प्रश्न पूछती है, वो कॉन्सेप्ट पे पूछती है। आप वन लाइनर कितने भी प्रश्न करके गए हों वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है, ठीक है, टॉपिक को क्लियर करना, यानी टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। तो इसको सोचते हुए हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज इसके पहले हम केमिस्ट्री में द्रव्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है भोजन यानी फूड। सोचिए कि हमें भोजन की क्यों ज़रूरत होती है, या भोजन क्या है। भोजन क्या है? भोजन से वे पदार्थ हैं जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हमें ऊर्जा की ज़रूरत क्यों होती है? काम करने के लिए, अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए। तो क्यों मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है? हमारा शरीर क्यों फिट रहे, क्यों हम कभी बीमार ना पड़े? क्योंकि हमें काम करना है। काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है? भोजन से मिल रही है। किससे मिल रही है? भोजन से मिल रही है। तो यानी वे पदार्थ जो जीवधारियों में ऊर्जा वृद्धि और यानी टिश्यू के मेंटेनेंस, ऊतक की मरम्मत और विभिन्न जैविक क्रियाओं करने के लिए आवश्यक है, वो क्या है? भोजन। यानी भोजन क्या है? जो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर हमारा फिट रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। तो बात करते हैं भोजन के स्रोत की, यानी सोर्स ऑफ फूड। भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो इसके दो मुख्य स्रोत हैं, एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल, यानी पादपों से और जंतुओं से। बात करते हैं पादपों से, तो पादपों से हम जो भी अनाज ले रहे हैं, यानी जो भी सीरियल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ये सब किससे ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। प्लांट से हम सारे फ्रूट्स यानी सारे फल, अनाज, सब्जियां, दालें, ये जितने हैं ये किससे हम ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। तो भोजन का स्रोत क्या है? प्लांट्स हो गया। दूसरा है जंतुओं से या एनिमल से। तो जैसे कि आप दूध ले रहे हैं, मक्खन ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, अंडे ले रहे हैं, मछली ले रहे हैं, मांस ले रहे हैं, ये सब किसके हैं? जंतुओं से ले रहे हैं। तो भोजन के दो स्रोत हैं, प्लांट्स और एनिमल। क्या है? प्लांट्स और एनिमल। अब हम बात करते हैं भोजन के अवयव की, यानी कंपोनेंट्स, फूड्स के कंपोनेंट्स। तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको हमारे शरीर के लिए अधिक आवश्यकता होती है, यानी अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हम पर डे ले रहे हैं, हर समय ले रहे हैं। जैसे कि दाल चावल ले रहे हैं, रोटियां ले रहे हैं, इससे हमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स से हमें तुरंत एनर्जी मिल जा रही है, तुरंत एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक आवश्यकता होती है, प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, फैट्स की अधिक आवश्यकता होती है और वाटर की, इन सब की हमारे शरीर में ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता उनकी भी है, उनकी कमी से भी हमारे शरीर में अनेक सारी बीमारियां होंगी, लेकिन उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गई और एफएस यानी फाइबर्स हो गए। ठीक है, तो इन सब की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है कम मात्रा में। तो अब हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। तो अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, और हर एक वीडियो में हर एक मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। और वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाए हैं, हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक लाइन से हर एक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो ये मुख्य ऊर्जा यौगिक होते हैं, यानी शरीर के लिए ये मुख्य ऊर्जा यौगिक होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। हर एक टॉपिक याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होते हैं, सर्वाधिक और तुरंत ऊर्जा ही देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमको तुरंत ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या होती है? सर्वाधिक और तुरंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, यानी इनके यौगिक जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें तो इनका अनुपात होता है 1:2:1, यानी 1:2:1, यानी कार्बन का अनुपात 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। जैसे आप देखिए ग्लूकोज लीजिए, तो ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। अब इनका अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो कार्बन का क्या है? 6 है, ये 12 है और ये 6 है, तो कितना निकल के आया? देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। C6, तो कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में? 6, हाइड्रोजन यानी कितने हैं? 12, और फिर ऑक्सीजन 6। अब इनको अगर निकाल रहे हैं तो आप 1:2:1 आ रहा है, यानी इनका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है कार्बोहाइड्रेट्स में? 1:2:1 होता है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप होते हैं। इनके यौगिक में कौन से ग्रुप होते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन ग्रुप्स होते हैं।
अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर प्रकार की बात करें, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप्स और कीटोन ग्रुप्स, अगर इन सबको विस्तार में समझाया जाएगा तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा हो जाएगा, यानी जैसे सीटेट के लिए या अन्य एग्जाम के लिए नहीं हो पाएगा, वो फिर टीजीटी पीजीटी लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, तो बस आप मेन टॉपिक जो है उसको आप देखिए। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की। तो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। मोनोसेकेराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड्स ये सब ग्लूकोज की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी ये सबसे छोटी इकाइयाँ होती हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। यानी जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं इनकी इकाइयों को हम और शर्करा में तोड़ नहीं सकते हैं, ये जल में घुलनशील होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड्स या ओलिगोसेकेराइड्स की। तो ये संरचना में 2 से 10 मोनोसेकेराइड, यानी इनकी संरचना में 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। किसमें? डाइसेकेराइड्स या ओलिगोसेकेराइड्स में। ये जल में अपघटित होकर, यानी ये जल में टूट नहीं, देखिए क्योंकि इनकी जब संरचना की जा रही है तो मोनोसेकेराइड्स बन रहे हैं, यानी मोनोसेकेराइड्स को हम तोड़ नहीं सकते हैं। जब वो मिलकर बन रहे हैं तो हम उनको जल में अगर करेंगे तो ये मोनोसेकेराइड्स की इकाइयाँ अलग हो सकती हैं ना। आप सिंपल से समझिए कि ये जल में अपघटित होती हैं, यानी ये मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ दे सकती हैं क्योंकि ये मोनोसेकेराइड से बनी हैं। तो सिंपल ध्यान रखिए कि 2 से 10 मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, ये जल में अपघटित होकर के यानी मोनोसेकेराइड्स की इकाइयाँ देते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं सुक्रोज, तो सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। किससे बना है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। किससे बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। बात करते हैं माल्टोज की, तो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 इकाइयों से बना है, यानी सुक्रोज जिसे टेबल शुगर बोलते हैं, तो ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बना है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। माल्टोज में ग्लूकोज की 2 इकाइयां हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। किसकी बात करेंगे? पॉलीसेकेराइड। तो ये कई सारे मोनोसेकेराइड से बनते हैं, यानी जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कई सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं मोनोसेकेराइड, यानी जब एक तरह के मोनोसेकेराइड पाए जा रहे हैं तो ये होमो होते हैं, और अगर अलग तरीके के पाए जा रहे हैं तो यानी 1 से 2 से अधिक पाए जा रहे हैं तो ये हेट्रोसेकेराइड्स होते हैं। तो इस बेस पे भी इन्हें आगे डिवाइड किया गया है, मतलब बांटा गया है होमोसेकेराइड्स और हेट्रोसेकेराइड्स, लेकिन इसमें हम देखेंगे केवल पॉलीसेकेराइड्स को। तब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये कई सारे मोनोसेकेराइड की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि सेलुलोज है, फ्रैक्टोज है, ठीक है, ग्लाइकोजन है और काइटिन है और बहुत सारी पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके स्रोत की। तो अब हम बात करेंगे कि इनके स्रोत क्या हैं। तो चावल है, गेहूं है, मक्का है, आलू है, गन्ना है, फल, शहद, चुकंदर, इन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। किसी वयस्क व्यक्ति में अगर बात करें तो 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, लगभग कितनी? 500 ग्राम की वयस्क व्यक्ति में। ध्यान रखिएगा एज के अनुसार इनकी मात्रा घटती बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे वयस्क व्यक्ति की बात की गई है। जो हमारा शरीर है वो कार्बोहाइड्रेट्स को किस रूप में ले रहा है? ग्लूकोज के रूप में, यानी हम भोजन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम गेहूं यहाँ पे है, गेहूं से हम रोटियां ले रहे हैं, रोटियां, ठीक है, हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा दे रही हैं। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। अब ये जो ऊर्जा है ग्लूकोज है, ठीक है, जितनी ग्लूकोज की जरूरत हमारे शरीर में हुई, ठीक है, वो यूज हुई। जो नहीं यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन के रूप में हमारा शरीर उसको इकट्ठा कर रहा है, यानी उसको संग्रहित कर रहा है। जब हम कभी उपवास हैं या हमें टाइम से भोजन नहीं मिला तो यही ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। तो अगर बात करें जंतुओं में जो संग्रहित भोजन होता है वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और जो प्लांट्स होते हैं उसमें ग्लूकोज किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में, यानी मंड के रूप में संग्रहित होता है। और जो अभी आपसे हमने बताया कि हमारे शरीर में जब हम ग्लूकोज ले रहे हैं या कोई भी मात्रा शरीर में ज़्यादा ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है उसको हमारा शरीर यूज कर रहा है, जो नहीं यूज कर रहा है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर हो रहा है, यानी स्टोर हो रहा है। और जब हम कभी उपवास कर रहे हैं या हमें भोजन नहीं मिल रहा है तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में हमें फिर मिल जा रहा है। तो जो ये प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। यानी ग्लूकोज हमारा लीवर, जो हमारा लीवर है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, परिवर्तित करके रखता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। अगर हमारे शरीर में कभी कभी क्या होता है कि हम फैट्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, फैट्स नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर को अगर वसा की ज़रूरत है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स है,
कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है हमारे शरीर में, लेकिन वसा की नहीं है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स भी वसा में बदल जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को वसा में बदल दे रहे हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिपोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का फैट में यानी वसा में परिवर्तन लिपोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपोजेनेसिस। अब बात करते हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण। ठीक है, सीटेट में तो पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, पूछा गया है। तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण करना है तो हम आयोडीन विलयन से करते हैं। किससे करते हैं? आयोडीन विलयन से। कार्बोहाइड्रेट्स परीक्षण में आता है स्टार्च टेस्ट। क्या आता है? स्टार्च टेस्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? पत्ती क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। इनको हम एल्कोहल में या पानी में उबालते हैं। क्या करते हैं? एल्कोहल या पानी में उबालेंगे। प्रक्रिया देखिए, पहला स्टेप है पत्तियों को हम पानी या एल्कोहल में उबालेंगे। उसके बाद फिर हम उसे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद उस पर 2 से 3 बूंद आयोडीन की डालेंगे। अगर इनका रंग काला या नीला हो रहा है तो स्टार्च है। तो क्या पता चल रहा है कि इसमें स्टार्च है। यानी स्टार्च क्या होती है? पॉलीसेकेराइड है ना, तो यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमें जब स्टार्च का परीक्षण करना है तो स्टेप ध्यान रखिए, पत्तियों को पानी या एल्कोहल में उबालेंगे, फिर उसे ठंडा करेंगे, फिर उसमें आयोडीन की 2 से 3 बूंदे डालेंगे। अगर उसका रंग काला या नीला हो रहा है तो स्टार्च है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये स्टेप दिए रहेंगे। ठीक है, और एक अलग का स्टेप होगा, उसको आपको लगाना होता है। तो इस प्रकार पूरे स्टेप को आप ध्यान रखिएगा किस प्रकार किया जा रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।